नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल की 104वीं जयंती पर पीएम मोदी आज देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसकी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम का लिंक भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को कृत्रिम मेधा पर आयोजित शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें सामाजिक बदलाव, समावेश और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सशक्तिकरण पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके अलावा 1 लोकसभा सीट और 64 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बिहार में 3 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछली बार राज्य में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल के सबसे लंबे 360 मीटर दारचा पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान देश भर के 43 पुलों और एक सुरंग का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अटल टनल भी 3 अक्टूबर को देश को समर्पित कर दी जाएगी। इसके लोकार्पण के लिए पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम है। एलएसी पर जारी विवाद खत्म करने के लिए भारत फिलहाल शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक बातचीत की पहल नहीं करेगा। किसी कूटनीतिक पहल से पहले भारत को दोनों देशों के बीच हुई सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के परिणाम का इंतजार है। हालांकि संवाद जारी रखने के लिए जल्द ही सैन्य कमांडर स्तर की एक बैठक होने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे सीमा विवाद पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपनी वृद्धि के साथ साथ ही कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, यह एक बड़ा मुद्दा है जिसका एक हिस्सा सीमा विवाद है। चीन ने भारत से लगी सीमा के आसपास परमाणु बमबरों की तैनाती कर अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की है। भारत ने चीन की तरफ से मिल रहे संदेशों का करारा जवाब दिया है। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। पृथ्वी 2 मिसाइल भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एलएसी पर तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन जल्द ही सीमा विवाद सुलझा लेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोनों देशों की मदद के ऑफर को दोहराया है। व्हाइट हाउस ने पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है। कृषि विधेयकों के विरोध में किसान संगठनों ने आज देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। आंदोलनों का ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिख रहा है। आंदोलनों को देखते हुए रेलवे ने शनिवार तक 20 विशेष ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। उधर यूपी में सपा ने कर्फ्यू और जाम का आह्वान किया है। मोदी सरकार के 3 कृषि विधेयकों के विरोध में मंडी व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान के मंडी व्यापारियों ने ऐलान किया है कि वो सरकार को मंडी टैक्स नहीं देंगे। मंडी व्यापारी संघ के चेयरमैन ने बताया कि मंडियों में धरना प्रदर्शन और कानूनों का पुतला दहन होगा। सरकार को मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क हटाना होगा। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि कृषि विधेयक के विरोध में आरजेडी किसानों के साथ है। साथ ही किसानों के समर्थन के लिए आरजेडी सड़कों पर उतरेगी। इस दौरान वो खुद बिल वापस लेने की मांग को लेकर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताएंगे। केंद्र ने राज्यों को एसडीआरएफ की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट में राज्य इन पैसों से क्वारंटाइन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर और पीपीई किट भी खरीद सकते हैं। ये फैसला पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत के बाद लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चलते देश में रोजगार और आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। इसका असर लोगों के खर्च पर भी दिखने लगा है। एक सर्वे के मुताबिक महामारी के डर से हर 10 में से 9 भारतीय पैसे खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। इसके अलावा 76% मानते हैं कि महामारी ने उन्हें खर्चों पर सोचने को मजबूर कर दिया है। कोरोना महामारी पर वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे शोध के नतीजे चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत और दुनिया में पाए जा रहे कोरोना का क्लेड 70% तक मिलता जुलता है। इसलिए दुनिया भर में फैले वायरस के नियंत्रण के लिए अलग अलग दवाओं या वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर किसान मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने विराट कोहली पर कही गई पीएम मोदी की टिप्पणी को पीआर बताया है। राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसान और मजदूरों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय पीआर में लगे रहना है। अभिनेता सुशांत राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी ने जांच तेज कर दी है। एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी क्रम में आज रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एनसीबी कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। एनसीबी की दीपिका पादुकोण से शनिवार को होने वाली पूछताछ के पहले रणवीर सिंह ने याचिका दायर की है। इसमें रणवीर सिंह ने एनसीबी से मांग की है कि दीपिका को कभी कभी घबराहट और पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए उन्हें अपने पत्नी के साथ रहने की अनुमति दी जाए। एनसीबी ने रणवीर की अर्जी पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। भारत ने पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण के मामले में कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान हर संभव कदम उठाए। इस मामले को लेकर सिख समुदाय में बेहद गुस्सा है और चिंता है। बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान सोशल मीडिया के जरिए कई लोग चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बताया है कि कपिल मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा बल के हाथों में देने की तैयारी में है। अयोध्या के साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भी एसएसएफ के जवानों के कंधे पर होगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल काशी और मथुरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एसएसएफ को देने पर विचार कर रही है। लॉकडाउन के 6 महीने में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े 21 मार्च से 20 सितंबर 2020 के हैं। इस दौरान घर में मौजूद 13,000 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। इन पीड़ित महिलाओं ने महिला आयोग से शिकायत की है। इसमें यूपी नंबर 1 पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली में बच्चों के गायब होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 8 महीने में औसतन हर दिन 11 बच्चे घर पर वापस नहीं लौटे। इसमें सबसे ज्यादा बाहरी उत्तरी जिला से बच्चे गायब हुए हैं। दूसरा नंबर बाहरी जिले का है। इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति नई दिल्ली की है। यहाँ से इस बीच सिर्फ 9 बच्चे गायब हुए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1141 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 92,290 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 81,177 मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि अब तक 9,87,156 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ 39,19,032 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मैक्सिको में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 75,000 के पार हो गया है। कोरोना संक्रमित होने के चलते मैक्स के आईसीयू में भर्ती दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। सूत्रों ने बताया है कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने और प्लेटलेट्स की संख्या में भी गिरावट आने के बाद सिसोदिया को एलएनजेपी अस्पताल से मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये साबित करें कि कृषि क्षेत्र से संबंधित 2 विधेयक किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई है। कैग ने केंद्र सरकार और जीएसटी पर बड़ा खुलासा किया है। कैग ने कहा है कि केंद्र ने जीएसटी का 47,272 करोड़ रुपए सीएफआई में जमा किया है, फिर इस फंड को दूसरे काम में इस्तेमाल किया है, जो कानूनी तौर पर गलत है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया था कि राज्यों की जीएसटी देने के लिए सीएफआई से फंड जारी करने का कानून नहीं है। कैग ने कहा है कि केंद्र ने पैसा जमा करके कानून तोड़ा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि बिजली बिलों पर लगने वाली पेनल्टी और वीसीआर में किसानों को छूट मिलेगी। सीएम ने कहा है कि जिन किसानों ने कोरोना काल में बिजली बिल जमा नहीं किया है, वो अगर 31 अक्टूबर तक बिजली बिल जमा कर देते हैं तो उनको पेनल्टी से छूट मिलेगी। सीएम योगी ने कानपुर में गंगा तट पर रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने पिछले कानपुर दौरे में नौका विहार किया था। इस दौरान कानपुर में गंगा के स्वच्छ होने की प्रशंसा की थी। अब पीएम की भावनाओं के अनुरूप कानपुर में गंगा तट पर सुंदर सा रिवर फ्रंट बनेगा। इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से पहले जो खेप सीमा शुल्क विभाग के हवाले की गई थी उसे निर्यात के लिए जारी किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय को पता है कि पड़ोसी के कई देश भारत से बड़ी मात्रा में प्याज आयात करते हैं। हम सरकार में अन्य पक्षों के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। आधुनिकीकरण पर शोध जारी रखने के लिए रेलवे ने IIT कानपुर के साथ समझौते को आगे बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने बताया है कि रेलवे ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए संस्थान के साथ समझौता अवधि का विस्तार किया है, जिसके तहत विद्युत रेल इंजन और संचार प्रणालियों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने कोरोना संकट में वित्तीय दबाव झेल रही कंपनियों को राहत दी है। सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कई ऋण शोधन कार्रवाई पर जारी निलंबन अवधि को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब कर्ज दबाव झेल रही कंपनियों के खिलाफ 25 दिसंबर तक IBC कानून के तहत मामला शुरू नहीं किया जा सकेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया है। भारत ने कहा है कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की अनुमति दी है। कोरोना संकट के कारण राजस्थान में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए इन 5 राज्यों को ये अनुमति दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि इन राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर ये मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थों के लिए संसद में पारित कृषि विधेयकों पर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने छोटे मोटे राजनीतिक लाभों के लिए किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि कृषि विधेयकों से कृषि क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण होगा, जिसमें किसान अपनी फसल को किसी भी को बेच सकता है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती हैं तो भी भाजपा को उपचुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सिंधिया ने कहा है कि मेरा मध्य प्रदेश एवं मेरा ग्वालियर चंबल संभाग सबका स्वागत करता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल को कोरोना हो गया है। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेल में हड़कंप मच गया है। वहीं DG ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही अपने स्टाफ और संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। बता दें कि तिहाड़ जेल में कई कैदियों को भी कोरोना हो चुका है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कृषि बिलों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। CM नीतीश ने कहा है कि कृषि बिलों से किसानों को फायदा होगा। इसमें केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई बदलाव किए हैं ताकि उनको लाभ मिल सके, जबकि विपक्ष कृषि बिलों को लेकर किसानों में भ्रम फैला रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जब कभी कोई सांसद या विधायक उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर आता है तो अधिकारियों को उनके स्वागत और विदाई के में सम्मान से खड़े होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करने की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल सरकार ने आयुष्मान योजनाओं में लाभ लेने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है। CM जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 71,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। इसके तहत इन सभी को फ्री इलाज दिया गया है। आपको बता दें कि ये योजना PM मोदी ने 2 साल पहले शुरू की थी। केरल भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस एनी राजा समेत उनके नेताओं को दिल्ली बवाल मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की कार्यकारिणी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार को दबाने की कोशिश की है। पार्टी ने इसकी निंदा की है। झारखंड की कोडरमा पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस द्वारा बरामद 9 पेटियों में 1800 पीस पावर जेल भरा है। पुलिस ने बताया कि गश्त से लौटने के दौरान एक बिना नंबर के वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान बड़ा जखीरा मिला है। आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम के चुनाव लड़ने पर 6 साल तक की रोक लग सकती है। उसको लेकर यूपी विधानसभा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इसमें चुनाव पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। अब राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्लाह ने अपनी जन्मतिथि गलत लिखाकर चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्दों को ढेर किया है। दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मलयालम के मशहूर कवि अक्कीतम नंबूदिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे देश में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार केरल के संस्कृति मंत्री A.K. बालन ने प्रदान किया। वहीं CM पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही नंबूदिरी को बधाई दी।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान को ठंडी और सख्त रोटी पैक करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने खाने में ठंडी और सख्त रोटियां पैक की गईं। खाना पैक करने की जिम्मेदारी खाद्य और औषधि प्रसाधन विभाग के निरीक्षक मनीष स्वामी की थी, इसलिए डीएम ने मनीष को निलंबित कर दिया है। दुबई में खेले गए मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी में पंजाब की टीम ने विराट की आरसीबी को एकतरफा मुकाबले में 97 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते पंजाब ने 3 विकेट पर 206 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में आरसीबी की टीम 17 ओवर में 109 रन पर सिमट गई। पंजाब की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 132 रन बनाए। आरसीबी की हार में कप्तान विराट कोहली की खराब फील्डिंग का बड़ा योगदान रहा। विराट ने 6 गेंदों के अंदर केएल राहुल के 2 आसान कैच छोड़ दिए। अपनी शानदार फिटनेस और बेहतरीन फील्डिंग के लिए मशहूर विराट द्वारा ऐसी गलती टीम पर बहुत भारी पड़ी। विराट ने जब राहुल के कैच छोड़े तब पंजाब की टीम का रन अधिक नहीं था। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। धोनी की अगुवाई में सीएसके की टीम जहां पिछली हार भुलाकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी, वहीं श्रेयस अय्यर की दिल्ली जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगी। दुबई में होने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों में बदलाव हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।